नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन एक तरह से ग्लोबल टैलेंट और क्रिएटिविटी को इकोसिस्टम की नींव रख रहा है, जहां 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, निवेशक और नीति निर्माता एकत्रित हुए हैं। उन्होंने इसे एक वेव के रूप में परिभाषित किया है जो दुनिया भर में कला और मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर अपनी राय व्यक्त की है। ओवैसी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बिना ये समझ पाना मुश्किल है कि किस जाति के लोग विकास के रास्ते पर हैं और किस जाति के लोग पीछे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 27 सीमा लगाई गई है वो अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। ओवैसी ने बीजेपी से यह भी पूछा कि क्या जाति जनगणना की रिपोर्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले आई है या नहीं। उन्होंने इसे न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा यह कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पासवान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने इसे हमेशा चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन अब सरकार ने इसे लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये फैसला दशकों से चल रही राजनीति का परिणाम है और अब सभी को इस पर काम करना चाहिए। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है और तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसको एक राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया। हम सबने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में, लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आजाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आजादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं तो क्या आजादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते तो इसको करवा देते।
पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया, क्योंकि जनगणना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार का विषय है और जिन जिन राज्यों में हुआ है वो सर्वे के माध्यम से हुआ और कुछ राज्यों में तो बिना पारदर्शिता के हुआ है। भगवान जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सही ढंग से इन्होंने। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 2 साल पहले उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा था, लेकिन तब सरकार सहमत नहीं हुई थी। अब जब सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है तो कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर भी आरोप लगाया कि वे जन्म से ही आरक्षण के खिलाफ रहे हैं और अब राजनीतिक फायदे के लिए जनसंघ और आरएसएस कांग्रेस पर गलत आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान केवल भ्रम पैदा करने के लिए दिए जाते हैं और सरकार को इस मुद्दे पर स्थायी समाधान निकालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है, हेडलाइन तो दी लेकिन डेडलाइन कहां है। जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने 2025 से 26 के लिए 575 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जबकि 2019 में गृह मंत्रालय ने 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत जताई थी। रमेश ने इस पर सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक हेडलाइन देने का मामला है या फिर इसकी कोई ठोस मंशा है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से पानी विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिंचाई का नहीं बल्कि पीने के पानी का मामला है और हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि किसी प्यासे को पानी देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब प्यासा रहेगा तो हरियाणा अपने हिस्से का पानी भी उसे देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के चलते निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि बरसात का पानी पाकिस्तान चला जाएगा, ये बर्बादी है, लेकिन हम उसे नहीं देंगे जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार पर पुराने आरोपों की भी याद दिलाई और कहा कि पंजाब और हरियाणा को मिलकर समाधान निकालना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकली आप देखिए, आज तक ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। और मैंने भाई कन्हैया को उदाहरण दिया है, हमारी संस्कृति में है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर मेरे पास कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए उसका पानी पिला करके मैं स्वागत करता हूं। किसी भी परिवार में चला जाए सबसे पहले उसको पानी जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसका स्वागत करते हैं, बाद में पूछते हैं। तब तो उन गुरुओं की जो मार्ग दिखाया हुआ है उस मार्ग को इन्हें चलना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा है ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है, अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे कोलकाता की ओर, जहां से एक होटल में हुए दर्दनाक आग की घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया और मौके का निरीक्षण किया। 29 अप्रैल की रात को होटल ऋतुराज में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और लापरवाही की आशंका के बीच सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के
फलपट्टी मछुआ के पास स्थित एक होटल में लगे आग पर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये होटल 1989 से चल रहा है और यहाँ कई घर बहुत खराब हालत में हैं। उन्होंने पुलिस, निगम और फायर ब्रिगेड को निर्देश दिया कि वे एक बैठक करें और स्थानीय घरों को सुधारने के लिए लोगों को शिफ्ट करें या फिर लोग स्वयं मिलकर काम कर सकते हैं। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए कहा कि आज कश्मीर एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन लोगों को जल्द पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने ये हमला किया। आज कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने किया है और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको। तो नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बीजेपी और करणी सेना के खिलाफ था और खासकर सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध जताया। पुलिस बल को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया और एसीपी प्रथम मौके पर मौजूद रही। यह प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ भी था जिसमें आरोप लगाया गया कि करणी सेना के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं पंजाब पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में अमृतसर जिले के भरोपाल गांव के पास एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 हथगोले, 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस का एक जखीरा बरामद किया है। यह हथियार और गोला बारूद अब पुलिस के कब्जे में है। यह कार्रवाई पंजाब में सुरक्षा बनाए रखने और अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए की गई थी। तो वहीं महाराष्ट्र के इगतपुरी तालुका में इस समय पानी की गंभीर कमी देखी जा रही है, जबकि ये क्षेत्र बरसात के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पानी की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में इगतपुरी के एक आदिवासी गांव और पांडोप में 17 टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त 3 और प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। बरसात में अभी 2 महीने का समय है, लेकिन यदि पानी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो टैंकरों की मांग और बढ़ सकती है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने पर विचार शुरू कर दिया है। ये निर्णय हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें दशकीय जनगणना के साथ जाति आधारित आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। भारत में जनगणना हर 10 साल पर की जाती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा था। अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। जनगणना के आंकड़े किसी भी देश के नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से जातीय जनगणना से ये स्पष्ट हो सकेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की वास्तविक संख्या क्या है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल संख्या का पता चल सके।
सरकार का ये कदम सामाजिक समरसता और आंकड़ा आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या ये जनगणना कब और कैसे शुरू होती है। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णव जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि यह काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, या विशेष रूप से ओबीसी समाज को यह अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के उपनिवेशक अभ्यास के साथ हुई थी। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। लेकिन वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से मांग किया जा रहा था। जातिगत जनगणना के महत्व की बात करें तो आपको बता दें कि इससे सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद मिलती है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर आए समुदायों के उत्थान के लिए नीतियों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। वहीं जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है
और जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत करेगी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर बांटने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों का तर्क है कि जाति जनगणना में सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है। इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण के लिए आबादी पर सटीक आंकड़े का होना आवश्यक है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत। एक तरफ सेना का वार, दूसरी तरफ पोस्टर पर तकरार। दरअसल एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वॉर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी पर हमारी रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले उनके खिलाफ आतंक का साथी जैसे विवादित पोस्टर लगाए गए। इसने राजनीतिक तनाव को जन्म दे दिया है। लेकिन इसके पीछे के असल कारण को ढूंढा जाए तो पता चलता है कि जिस तरह कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बगैर सर वाला पोस्टर जारी किया था, उसके प्रति उत्तर में यह पोस्टर जारी किया गया है। दरअसल पहलगाम अटैक के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में निशाना बनाया था। सोशल साइट एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की सर्वहीन तस्वीर के साथ जिम्मेदारी के समय गायब जैसे आपत्तिजनक संदेश थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस अब लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं है और कुछ नेताओं की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा कदम आखिर उठाया क्यों, जिस पर बवाल मचने पर मजबूर होकर कदम पीछे खींचने पड़े। क्या कांग्रेस अपने नेताओं के लिए कुछ कड़े फैसले नहीं ले सकती है, जिससे ऐसे बयानों से बच सके? आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। ये दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन उस दिन वो बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी। सिद्धरमैया की तो पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की सलाह ने अलग ही बवाल मचा दिया। तो वहीं मोदी को लेकर जारी किए गए पोस्टर पर अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, अब कोई संदेह नहीं रह गया कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है,
ये मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उकसावे की एक छिपी हुई कोशिश भी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जहां एक और सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की दिशा में अग्रसर है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चुनावी रैलियों में व्यस्त नजर आए। अब इससे सवाल उठता है कि क्या सरकार विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लेना चाहती है? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं था। लेकिन अगर राजनीतिक से इधर विचार किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व और देश की जनता तक यह संदेश पहुंचाना था कि हम इस हमले से डरे नहीं हैं, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश की जनता इस हमले से जरा भी विचलित नहीं है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है, जहां एक और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। अब इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित किए जा सके। राहुल गांधी के अमेठी बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।